स्टूडेंट्स, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या क्या हैं। क्योंकि अब तक हम लोगों ने पाठ्य योजना के लाभ और उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पाठ्य योजना की विशेषताएं, पाठ्य योजना की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है पाठ्य योजना लिखित में होनी चाहिए। सबसे पहली बात आती है लिखित में होनी चाहिए। विशेष रूप से जो प्रशिक्षु अध्यापक हैं उनके लिए तो, और या फिर नए नए जो शिक्षण कार्य में लगे हैं उनके लिए तो बहुत ही अनिवार्य है कि जब तक अच्छा अनुभव नहीं हो जाता है तब तक पाठ्य योजना को लिखित रूप में, पूरी पाठ्य योजना को लिखित रूप में तैयार करें। क्योंकि अनुभव माना कि पाठ्य योजना लिखित भी होती है, मौखिक भी होती है और मानसिक रूप से तैयार की हुई भी होती है। तो जब लिखित होती है तो उसमें चाहे अब लिखित और मौखिक, लिखित में भी विस्तृत पाठ्य योजना और संक्षिप्त पाठ्य योजना। जब संक्षिप्त पाठ्य योजना की बात आती है तो अनुभवी अध्यापकों के द्वारा वह संक्षिप्त पाठ्य योजना का उपयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया कि चाहे कोई भी अध्यापक को अपनी पाठ्य योजना को लिखित रूप में तैयार करना चाहिए, जिससे कुछ स्टेप बाय स्टेप उसे हर चीज ध्यान में रहे, कौन कौन से संसाधन और किन की उपयोगिता है उसकी पूरी जानकारी उसे पूर्व में रहे। इसीलिए इसका लिखित में होना अनिवार्य है। इसकी विशेषता है कि यह लिखित में ही पाई जाती है। मौखिक या मानसिक रूप से तैयार की गई इसको हम योजना, पाठ्य योजना, हालांकि पाठ्य योजना मानते हैं प्रकार है उसका, लेकिन पाठ्य योजना, दैनिक पाठ्य योजना की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वह लिखित में पाई जाती है। दूसरी जो विशेषता है इसमें इसकी, वह है संपूर्ण पाठ की रूपरेखा का सारांश होना चाहिए। संपूर्ण पाठ की रूपरेखा व सारांश होना चाहिए। ठीक है ना, संपूर्ण पाठ की रूपरेखा और उसका सारांश उसमें अवश्य होना चाहिए, जिससे कि कौन सी विषय वस्तु किस तरह से पढ़ानी, क्या पढ़ानी है, किस तरह से पढ़ानी है, कैसे समझानी है, कैसा उदाहरण देना है, हर चीज स्पष्ट हो, प्लस उसका सारांश। क्योंकि बालक को सारांश अंत में, क्योंकि हम जो बोलते हैं करते हैं वो बालक को हम उसका लिखित रूप में कुछ तो बालक के पास होना चाहिए जो कि एक सारांश रूप में हम बालक को देते हैं। इसीलिए उसकी विस्तृत पाठ, संपूर्ण पाठ की रूपरेखा और उसका सारांश दोनों चीजें होनी चाहिए। इसकी विशेषता है। फिर प्रत्येक सोपान का समय निर्धारण होना चाहिए। प्रत्येक सोपान का समय, प्रत्येक सोपान का समय निर्धारित होता है कि कौन सा कार्य किस समय कितनी देर में किया जाएगा। जैसे प्रस्तावना के लिए अमूमन माना जाता है कि 5 से 7 मिनट के अंदर प्रस्तावना पूरी हो जानी चाहिए। अगर 5 से 7 मिनट में प्रस्तावना पूरी नहीं होती है तो पीछे की पाठ्य योजना आपकी पूर्ण होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, या फिर फटाफट में जैसे तैसे करके उसको पूर्ण करने में अध्यापक बल देगा तो ऐसे में वह अधूरी अपूर्ण जानकारी बालक तक पहुंच पाती। इसीलिए समय, हर उसका समय निर्धारित होता है। फिर बाद में आता है नवीन से पूर्व ज्ञान पर आधारित। नवीन से, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान पर आधारित। जो भी नवीन ज्ञान होगा वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। हम डायरेक्ट बालक को नवीन ज्ञान नहीं दे सकते हैं।
बालक को मानसिक रूप से तैयार करने और विषय वस्तु को सरल रूप प्रदान करने के लिए बहुत अनिवार्य है कि बालक को पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए और पूर्व ज्ञान से ही नवीन ज्ञान को जोड़ा जाना चाहिए, तभी वह बालक के लिए सरल हो पाती है विषय वस्तु, अन्यथा वह बालक को कठिन लगने लगती है। उसके बाद में है रोचक युक्तियों का प्रयोग। रोचक युक्तियों का प्रयोग, ठीक है ना। इसके अंदर शिक्षण जो पाठ योजना है इसके अंतर्गत रोचक युक्तियों का, चाहे शिक्षण विधियां हो या प्रेरणादायी कोई युक्ति हो, उसका उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। रोचक युक्ति यानी कि मूल रूप से रुचिकर शिक्षण विधियों का यहाँ पर उपयोग किया जाना चाहिए, या शिक्षण सामग्री का जो ढांचा है वो इस तरह से तैयार किया जाए जो कि बालक की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। विशेष रूप से शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री की स्पष्ट जानकारी, सहायक सामग्री की जानकारी, इसके अंतर्गत सहायक सामग्री की भी स्पष्ट रूप से जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग किया जाएगा और किस किस जगह कौन कौन सी सहायक सामग्री प्रदर्शित की जाएगी, स्पष्ट उसका विवरण होना चाहिए। फिर उदाहरणों का समावेश, उदाहरणों का समावेश, है ना। पाठ योजना में उदाहरणों का भी समावेश होना चाहिए कि कौन से उदाहरण किस जगह और किस रूप में हम उपयोग में लेकर आएंगे, क्योंकि उदाहरण को प्रस्तुत करने का भी अपना एक तरीका और एक अपनी प्रकृति होगी, तो उस चीज को पाठ योजना में पूर्व में ही निर्धारित किया जाता है, ये इसकी विशेषता है। फिर बाद में आता है मूल्यांकन प्रविधियों का निर्धारण। मूल्यांकन प्रविधि, ठीक है ना। इसके अंतर्गत मूल्यांकन प्रविधि की भी स्पष्ट जानकारी दी गई होती है या उसके बारे में स्पष्ट सूचना लिखी होती है कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर किस समय पूछा जाएगा और लिखित में, मौखिक में, कक्षा कार्य, गृह कार्य किस तरह से दिया जाएगा, यानी कि मूल्यांकन की संपूर्ण प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से निर्धारित की जाती है, सही उसका निर्णय। फिर कक्षा कार्य व गृह कार्य की व्यवस्था, कक्षा कार्य व गृह कार्य, ठीक है ना। इसके अंदर कक्षा कार्य व गृह कार्य की भी समुचित व्यवस्था की जाती है, उसका स्थान निर्धारित होता है, जिससे कि अंतिम समय में क्या प्रश्न दिया जाए, क्या बोला जाए, ये इसमें भ्रम उत्पन्न ना हो या इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा ना हो और समय भी खराब ना हो। उसके बाद में है पाठ्य विषय व छात्र क्रियाओं का चयन व संगठन उचित प्रकार से। पाठ्य विषय व छात्र क्रियाओं का चयन व संगठन उचित प्रकार से, चयन व संगठन उचित, है ना। यानी कि विषय वस्तु और छात्र क्रियाएं, विषय वस्तु और छात्र क्रियाओं में पहली बात तो तालमेल होना चाहिए। दूसरा बात, मतलब किस तरह से उनको सुव्यवस्थित ढंग से स्वरूप प्रदान किया जाए, ये प्रक्रिया इसके अंदर होती है। और फिर बाद में इनका जो कार्य है, विषय वस्तु के अनुसार कौन कौन सी क्रियाएं की जानी है, इन समस्त की एक रूपरेखा जो है वो सही ढंग से संगठित रूप में निर्धारित होनी चाहिए। उसके बाद में आती है बात कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाए। व्यक्तिगत भिन्नताओं
को ध्यान में रखा जाए। ठीक है ना। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं, उसके अनुकूल पाठ्य योजना निर्धारित होनी चाहिए जिससे कि सभी छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके वह पाठ्य योजना। उसके बाद में आता है सामान्य विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट रूप से लिखे जाए। सामान्य व विशिष्ट उद्देश्य स्पष्ट लिखे हों। ठीक है ना। सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना अनिवार्य है। सामान्य उद्देश्य विषय वस्तु संबंधित, विषय पाठ्य विषय से संबंधित, और विशिष्ट उद्देश्य विषय वस्तु उस प्रकरण से संबंधित होते हैं जो कि एकदम स्पष्ट रूप से लिखे हुए होने चाहिए। उसके बाद में है पाठ्य विषय इसमें आता है पाठ्य विषय समय कक्षा, पाठ्य विषय समय कक्षा, छात्रों की औसत आयु, छात्रों की औसत आयु आदि का उल्लेख हो, आदि का उल्लेख हो। यानी कि यहाँ पर हर चीज एकदम स्पष्ट रूप से लिखी भी होनी चाहिए। पाठ्य विषय कौन सा है, विषय क्या है, उसकी प्रकरण क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। कितने समय अवधि की जो पाठ्य योजना है, जैसे 30 मिनट की, 35 मिनट की, 45 40 मिनट की क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए। कौन सी कक्षा के लिए बनाया गया है वो लिखाना चाहिए। छात्रों की औसत आयु, छात्रों की औसत आयु इसलिए लिखी जानी चाहिए जिससे कि बालकों के स्तर का पता चल सके कि जो पाठ्य योजना हम बना रहे हैं वह क्या इस स्तर के बालकों के योग्य है या नहीं। इस चीज को स्पष्ट करने के लिए अनिवार्य है कि औसत आयु को लिखा जाए का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए। इसके बाद में संदर्भ पुस्तकों का उल्लेख, विवरण, संदर्भ पुस्तकों का उल्लेख। संदर्भ पुस्तकों के उल्लेख की बात क्यों कही है कि दो चीज होती है इसमें। पहली चीज तो कोई और व्यक्ति अगर उस पाठ्य योजना को देख रहा है तो उसे स्पष्ट हो जाएगा संदर्भ पुस्तकों को देखकर कि इस पाठ्य योजना की विषय वस्तु कहाँ कहाँ से संकलित की गई है। खाली एक पुस्तक से ली गई है या विभिन्न पुस्तकों का उसमें संकलन किया गया। पहली चीज। दूसरी चीज, अध्यापक के लिए भी यह लाभकारी होती है कि अध्यापक को पता रहता है कि मैंने कौन सी विषय वस्तु का कौन सा भाग कौन सी पुस्तक से लिया है और लेखक कौन सा है, जिससे कि बालकों को उसके लिए प्रेरित करने के लिए उसे ध्यान में रहेगा, वो बालकों को उससे प्रेरित कर सके कि भाई इसके लिए आप अमुक पुस्तक को पढ़ सकते हो जिसमें और अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है। अर्थात कि बालकों को प्रेरित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा देखे जाने पर यह अध्यापक स्वयं के लिए ये उपयोगी और लाभकारी होती है। और लास्ट में जो अंतिम बात आती है वह लचीलापन। हमने पाठ्य योजना बना तो लेकिन बालकों की आवश्यकता समय के अनुसार उसमें अगर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो हम उसे सुगमता पूर्वक परिवर्तित कर सके। ऐसी पाठ्य योजना में लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बात कही गई है बस वह पत्थर की लकीर होकर उसी पर चलकर हमको वो कार्य पूरा करना है। फिर जब बालक को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा उससे कोई मतलब नहीं। पाठ्य योजना का मतलब ये है कि हमारी पूरा प्रयास ये रहता है कि बच्चों को सारी बात समझ में आनी चाहिए, बालक उसको ग्रहण कर सके। तो उसके लिए अनिवार्य है
कि उसमें लचीलेपन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जैसे आपने कोई उदाहरण लिया, अब उस उदाहरण से बालक आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि आपने आपकी पाठ्य योजना में लिखा। अब आप खड़े नहीं होंगे, अब क्या करेंगे, दूसरा उदाहरण लेंगे और उस चीज को स्पष्ट करेंगे। न तो आप खड़े होंगे और न ही उस विषय वस्तु को छोड़कर आगे बढ़ेंगे। आपका दायित्व है कि आप उस विषय वस्तु को दूसरा उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करें। अब चाहे वो उदाहरण इसमें नहीं लिखा है पाठ्य योजना में, लेकिन आप दूसरा उदाहरण लेकर उसे स्पष्ट कर सकते। इसीलिए पाठ्य योजना में लचीलापन होना अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको आज का प्रश्न करना है कि पाठ्य योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आज का हमारा प्रश्न है, पाठ्य योजना की पाठ्य योजना की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तो ही घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।